हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले तो भाई हमने देखा पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। ध्यान से देखिएगा, पूरा जो चैप्टर है वो मैं अब आपके सामने अगले कुछ समय में बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट करने वाला हूं। आपको बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। भाई चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब हर वो चीज जो आपको अपने आसपास दिख रही है वो किसी भी अवस्था में है, वो है पदार्थ। आप यदि ठोस की बात करें तो आपकी कुर्सी, ठीक है, टेबल, बॉटल। द्रव की बात करेंगे तो पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, दूध हो गया। इसी तरीके से गैस की बात करेंगे, ठीक है, तो अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये अलग अलग ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पदार्थ हैं उसको इस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हम मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। तो कौन सी बिंदु है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई सबसे पहले, एक मिनट, देखो कौन सी। तो भाई सबसे पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप, है ना। इसके बाद पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ की अवस्था और अवस्था में परिवर्तन और वाष्पीकरण। एक बार फिर से, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ की अवस्था, अवस्था में परिवर्तन, वाष्पीकरण। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो भौतिक गुण जब हमने देखे थे पदार्थ के, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं, है ना, सबसे पहले तो ये देखा कि भाई पदार्थ क्या होता है। तो अगले 10-15 मिनट तक जब तक ये चीजें मैं कनेक्ट करवाने वाला हूं, बिल्कुल अपना पेन, अपनी कॉपी सब एक तरफ रख दीजिए और बिल्कुल आप स्क्रीन पर नजर जमा लीजिए। बात समझ में आ रही है? अगले 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को हम बढ़िया तरीके से निपटाने वाले हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलिए इस चीज को अपन लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट, ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करने वाला हूं मैं इस पूरे चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन। ठीक है, देखो चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ कि पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हमने बहुत इफेक्टिवली कवर कर लिया। अब क्या देखते हैं, जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया उसको जल्दी से आपके दिमाग के अंदर फिट करते हैं। अगले 5 से 10 मिनट अपनी जो कॉपी है, पेन एक तरफ रख दीजिए और ध्यान से जो चीज मैं जो चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए। तो भाई किन चीजों के बारे में देखा? पदार्थ, हमारे आसपास की हर वो चीज जो किसी भी अवस्था में हो सकती है, ठीक है, जिसका आयतन होता है, जो स्थान घेरती है, और जिसका द्रव्यमान होता है। आयतन कैसा भी हो सकता है, निश्चित अनिश्चित कैसा भी हो सकता है, पर जिसका आयतन होता है, जिसका एक आकार होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है ना, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, ठीक है, वो पदार्थ है। जब पदार्थों के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो अगली कड़ी में फिर हमने ये जोड़ा कि जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग कणों से मिलकर बने होते हैं। तो फिर हमने कणों के बारे में जाना। तो क्या जाना कि जो कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हम उन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी कण होते हैं क्या उनके बीच में गैप यानी कि अंतर होता है? तो बिल्कुल रिक्त स्थान होता है कणों के बीच में। तीसरा, जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो वायु वाले तो आपको दिख जाएंगे, गैस वाले कण आपका उसका जो गति है वो दिख जाएगी, बट सॉलिड के अंदर यानी कि ठोस के अंदर भी जो कण होते हैं वो गति कर रहे होते हैं, बट वो हमें दिखते नहीं हैं, है ना। और चौथी कौन सी चीज देखी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में परस्पर आकर्षण बल लगता है, और यही वो आकर्षण बल है जो सभी कणों को जोड़कर रखता है और इससे पदार्थ जो है उसका निर्माण होता है। तो क्या देखा भाई? पदार्थ देखा, पदार्थ के कण ने देखे। अब क्या देखेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। तो मूलतः हम 3 अवस्था के बारे में बात करेंगे, ठोस, द्रव, गैस। और भी अवस्थाएं हैं जिसे हम बाद में कवर करते हैं, बट सबसे पहले ठोस। आकार कैसा? फिक्स्ड यानी कि निश्चित। आयतन कैसा? फिक्स्ड यानी कि निश्चित। सीमाएं निर्धारित होती हैं, सीमाएं में परिवर्तन नहीं होता है ठोस के लिए, है ना। इसके बाद द्रव की बात करते हैं। तो द्रव में क्या देखा कि जो आयतन है वो निश्चित है, पर जो आकार है वो बदलता रहता है। आप बर्तन का यदि आकार बदलेंगे और आप यदि उसमें पानी डालेंगे तो पानी का भी वही आकार होगा जैसा बर्तन का आकार है। तो क्या देखा कि जो तरल होते हैं यानी कि द्रव होते हैं उनका आकार जो है ना, वो अनिश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। और वो क्या होते हैं भाई? तरल होते हैं। ये चीज देखी। फिर बातें की हमने गैसेस के बारे में, है ना, यानी कि गैसों के बारे में बात की। तो इसमें जो आकार था और आयतन था ये दोनों अनिश्चित होते हैं, और परमाणु और उसके जो अणु होते हैं, कण होते हैं गैस के, वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो आयतन, गैस के लिए जो आयतन था या आकार था वो अनिश्चित होता है। ठोस के लिए देखा, द्रव के लिए देखा, फिर गैस के लिए देखा। जब ये सारी चीजें हमने देख ली तो फिर हमने ये जाना कि यदि हम इनमें से किसी एक अवस्था को दूसरे में यदि परिवर्तित करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने ये देखा कि हम कुछ ऐसे तरीके बनाते हैं जिससे हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकें। जैसे ठोस से आपने द्रव बनाया, द्रव से आपने ठोस बनाया, है ना, द्रव से आपने गैस बनाया, गैस से आपने द्रव बनाया। तो हमने अलग अलग तरीके के पदार्थ में जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन के तरीके देखे, है ना।
तो अब जब आप किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें, जिस कणों से मिलकर वो पदार्थ बना है उन कणों के बीच में यदि आपने जो दूरी है उसको यदि आपने चेंज कर दिया, उन कणों के बीच की दूरी को यदि आपने चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा, वो जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, है ना। तो पदार्थ में जब परिवर्तन की बात हुई, उसकी अवस्था में जब परिवर्तन की बात हुई तो आपने ये देखा करना क्या है, कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन करना है। फिर आपने ये देखा कि दो ऐसे तरीके हैं जिससे हम जो पदार्थ है राइट उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो भाई पहला कौन सा देखा, तो तापमान देखा, है ना, कि तापमान में परिवर्तन करोगे कणों के बीच के अंतर जो दूरी होगी उसमें परिवर्तन होगा, और पदार्थ की जो अवस्था है, जो स्टेट है मैटर का, पदार्थ का, उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा, परिवर्तन होगा। कैसे होगा, तो जब हम ये देख रहे थे कि तापमान से, है ना, पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा, तो हमने दो बिंदुओं के बारे में जाना। भाई पहला तो गलनांक है, जिसमें जो ठोस अवस्था है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, तरल अवस्था में, यानी कि द्रव अवस्था में। तो उसमें हमने ये देखा, उसमें हमने जल का यानी कि H2O का एग्जांपल लिया। हमने देखा कि जो हमारी बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, ठोस से तरल यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने ये जाना कि ऐसा तापमान जिस पर जो ठोस है आपका वो द्रव में परिवर्तित हो गया, तो उस तापमान को आप कहते हैं गलनांक, राइट। इसके बाद अब वो पानी बन गया ना, द्रव में आ गया ना, फिर हमने उसको और गर्म किया, हम पहुंचे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि अब वो तरल से गैस में परिवर्तित हो रहा है। मतलब ये कि एक ऐसा तापमान, ठीक है, एक ऐसा तापमान जिस पर जो तरल या द्रव है वो गैस में परिवर्तित यदि हो रहा है तो वो होगा क्वथनांक। क्या होगा, क्वथनांक। तो तापमान से अवस्था में परिवर्तन के समय पर हमने ये दो चीजें देखी, एक गलनांक देखा, एक क्वथनांक देखा। अच्छा, एक छोटी सी चीज हमने और देखी कि जो तापमान होता है उसकी कुछ एक इकाइयां होती हैं, है ना, ऐसा ही मात्रक होता है। तो क्या होता है भाई, केल्विन होता है। दूसरा कौन सा होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। हमने ये जाना कि आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो कोई भी तापमान यदि डिग्री सेल्सियस में गिवन है और आप यदि इसको केल्विन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप उसमें 273 जोड़ दीजिए। एक्चुअल जो मान या मूल्य है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 273.15 है, ठीक है, बट हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सिर्फ 273 जोड़ेंगे, है ना। तो आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन यदि बनाना चाहते हैं 273 जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है। जैसे हम बात करें अपने वातावरण के आसपास के तापमान की, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, कितना होता है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस में तो आपने 25 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, पर केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 25 में आप कितना जोड़िए, 273 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। बात समझ में आ रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, जैसे हमारे आसपास का तापमान, है ना, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिसे हम केल्विन में भी मेजर करते हैं। आपने सुना होगा जब आपको बुखार आता है तो कई बार बोला जाता है कि 102 डिग्री है ना, 101 डिग्री है। तो ये डिग्री लगाना ही गलत है, क्योंकि वो डिग्री सेल्सियस नहीं है स्टूडेंट्स, वो क्या है, केल्विन है, सॉरी फ़ारेनहाइट है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक और यूनिट होती है तापमान की, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसको हम फिलहाल में कवर नहीं करेंगे, पर वो डिग्री सेल्सियस नहीं है। क्योंकि आप यदि 102 डिग्री सेल्सियस पे किसी इंसान को लेकर जाएंगे तो वो तो पहले ही स्वाहा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तो पदार्थ में जो आपका तापमान होता है उसकी अलग अलग इकाइयां हो सकती हैं। डिग्री सेल्सियस हो सकता है, केल्विन हो सकता है जिसको हमने अभी देखा, फ़ारेनहाइट हो सकता है जिसके बारे में मैंने बात की। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ बट कनेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा कि हम यदि अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दाब देना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या हुआ, तो इसमें यह हुआ कि आप यदि दबाव बढ़ाते हैं, गैस लिया आपने कंटेनर में, एक बर्तन में आपने गैस लिया, एलपीजी ले लेते हैं हम लोग, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, है ना, और यदि आप उस पर दाब बढ़ाएंगे तो उसके जो अणु हैं, परमाणु हैं, कण हैं, वो पास पास में आने लगेंगे। जब वो पास पास में आने लगेंगे, जो उसका घनत्व है वो क्या होगा भाई, वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ही घनत्व बढ़ेगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी गैस को आप यदि संपीड़ित करते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर आप यदि दाब लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके जो कण है वो बहुत पास पास में आ जाएंगे, और है ना, जब वो बहुत पास पास में आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो आप दाब की हेल्प से भी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो परमाणु है, अणु है या कण है, उनके बीच का जो अंतर है उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा। कम ज्यादा कैसे करोगे भाई, तापमान से करोगे, और किससे करोगे, दाब से करोगे, है ना। इसके बाद इसी तरीके का हमने एक परिवर्तन देखा जिसको हमने वाष्पीकरण कहा। ये देखो लिखा हुआ है, क्या देख लिया भाई, भौतिक स्वरूप देख लिया, है ना।
कणों के गुण देख लिए, अवस्थाएं देख ली, अवस्था में परिवर्तन देख लिया, क्या देखा, वाष्पीकरण देखा। अब वाष्पीकरण क्या है, तो हमने देखा होगा गर्मियों के समय पर तालाब, नदी, नाले ये सब सूख जाते हैं, या फिर आप एक गिलास में पानी रखिए, आप शाम तक देखेंगे तो वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब आपने पानी को गर्म नहीं किया है स्टूडेंट्स, पर उसके बाद भी उसने वातावरण से ऊष्मा ली, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो गया ही नहीं, वो अपने क्वथनांक बिंदु तक गया ही नहीं पानी, पर वातावरण से उसने ऊष्मा ली और वो धीरे 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 धीरे, जैसे धीरे धीरे आपकी एग्जाम की तैयारी हो रही है ना, ऐसे ही वो जो जल है वो धीरे धीरे क्या हो गया भाई, वाष्प में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आ रही है। तो क्वथनांक के पहले, क्वथनांक कितना जल का भाई, 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्वथनांक बिंदु के पहले किसी भी तापमान पर जो द्रव होता है यदि वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो हमने देखा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहले सतह ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि जो कपड़े उनको फैला कर रखिए। ठीक, इसके बाद क्या किया, हमने कहा भाई तापमान ज्यादा होना चाहिए, गर्मियों के समय जल्दी सूख जाते हैं, है ना। अच्छा, ये हुआ। फिर ध्यान से देखिएगा, स्पीडली जरूर करवा रहा हूं बट सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगी बच्चों, बात समझ में आ रही है। फिर देखो, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण जल्दी होगा, कपड़े जल्दी सूखेगा। तीसरी बात, आप यदि वायु की गति बढ़ा देते हैं या वायु की गति बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। चौथी बात, यदि आर्द्रता ज्यादा है तो कपड़ा देरी से सूखेगा। इसलिए बारिश के समय पर तापमान तो ज्यादा होता है बट आर्द्रता के ज्यादा होने के कारण जो कपड़ा है वो आपका कैसे भाई देर से सूखता है ना। तो ये 4 वो कारण थे जिससे हमने ये देखा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। कौन से, तापमान, सतह का जो क्षेत्रफल है ना, इसके बाद कौन सी चीज, वायु की गति और आर्द्रता, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जब वाष्पीकरण होता है तो शीतलता आती है। समझने के लिए मैंने अपने हाथ पर पेट्रोल डाला, जलाना नहीं है, सिर्फ डालना है, राइट। अब पेट्रोल डाला, आपको ठंडा फील हुआ, मतलब ये कि जो पेट्रोल था उसने मेरे हाथ से ऊष्मा ली और वो द्रव से बन गया गैस, तो उसने मेरे हाथ से ऊष्मा ली, बदले में शीतलता दी ना। तो जब कभी भी वाष्पीकरण होगा किसी भी चीज का, वो दूसरी चीज को हमेशा शीतलता देती है। समझने के लिए हमने एक और एग्जांपल लिया, पसीना आना। तो जब गर्मियों के समय पर पसीना आपको ज्यादा आता है और आप एक जहां पर हवा चल रही होती है वहां बैठ जाते हैं तो आपको ठंडा फील होता है, क्योंकि जो आपके बॉडी के जल है, जल के जो कण हैं वो वाष्प बनकर बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो पसीने आने के कारण, या आप यदि अपने हाथ के ऊपर नेल पेंट रिमूवर डालते हो, या आप पेट्रोल डालते हो, या फिर आप सैनिटाइजर डालते हो, तो इससे क्या होता है कि वो आपके हाथ से ऊष्मा लेता है। ऊष्मा लिया और बदले में क्या दिया, शीतलता दिया। तो वाष्पीकरण यदि होगा तो उससे शीतलता आएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजों को हमने अभी इस चैप्टर में कवर किया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है इसलिए आप क्या करेंगे कि आप ऐसे ही और भी वीडियोस को सर्च करेंगे, ठीक है। पर उसमें कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स